प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने विकृत शासन पद्धति के बारे में पढ़ा था और विकृत शासन पद्धति अमेरिका में प्रचलित थी। इस शासन व्यवस्था में ये होता था कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी पसंद के जो नए कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करता था और पूर्व में किए गए जो दूसरे दल की सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी उसको वो वहाँ पर निरस्त कर देता था, रद्द कर देता या उनको हटा देता था और अपनी पसंद के नए कर्मचारियों की भर्ती करता था। अब ये स्थिति काफ़ी बुरी हो गई थी और जब इन लोगों को इस बात का पता चला कि ये व्यवस्था हमारे लिए, हमारे देश के लिए घातक है, तो उन्होंने उसका अंत कर दिया या फिर इस विकृत पद्धति को बदल दिया। उसी क्रम में आगे देखिएगा, लेखक यहाँ पर कह रहा है ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे, इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, ये सभी पार्टियों की आज्ञानुसार कार्य करने वाले होते हैं। इनके कार्यों में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता। जबकि जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर जो बात लेखक ने बताई है वो ये बताई है कि एक तो है राजनीतिक कार्यालय और दूसरा है सिविल कार्यालय। यहाँ पर ये प्रश्न भी बनता है, एक राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में क्या अंतर है। अपने देश में भी ये व्यवस्था प्रचलित है इस समय। लेखक ने यहाँ पर यह बात बताई कि इंग्लैंड में एक राजनीतिक कार्यालय, दूसरा सिविल कार्यालय, उनमें अलग यानी कि भेद कर दिया गया। अब जो सिविल कर्मचारी हैं वो स्थायी रूप से बने रहते हैं, भले चाहे कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक ये बात कहना चाह रहा है कि सिविल कार्यालय में तो वो कर्मचारी आ गए जो स्थायी रूप से हमेशा वो काम करते रहते हैं। उनको यानी कि एक निश्चित नौकरी मिल गई और निश्चित समय के बाद में ही वो वहाँ से हटेंगे। राजनीतिक कार्यालय की स्थिति वो होती है जिसमें क्या है कि राजनेताओं को चुना जाता है, एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और उसके बाद में वो हट जाते हैं। वो तब तक अपने शासन में किसी पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक उनकी सरकार या उनके दल की सरकार रहती है। राजनीतिक कार्यालय के जितने भी जो लोग हैं वो अस्थायी होते हैं, सिविल कार्यालय के जो लोग होते हैं वो स्थायी रहते हैं। राजनीतिक कार्यालय के जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं और सिविल कार्यालय के जो लोग हैं वो एक बार उनकी नियुक्ति होने पर, अर्थात एक बार वो नौकरी लगने के बाद में एक नियत समय तक अपने पद पर रहकर वो कार्य करते हैं। और पद पर रहकर के कार्य करने की जो बात आ रही है उसमें भी ये है कि ये जो राजनीतिक जो कार्यालय के जो लोग हैं जैसे कि मंत्री वगैरह, वो उनके कार्यों में कभी भी दखलंदाजी नहीं करते थे, कभी भी वो लोग उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, वो नियम के अनुसार काम को करते रहते थे। सिविल कार्यालय के कर्मचारियों पर राजनीतिक लोगों के द्वारा कभी भी दबाव नहीं बनाया जाता था। हमारे देश में भी आज स्थिति ये है कि सिविल कार्यालय अलग है, यानी कि जैसे कि जो प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं वो एक नियत समय तक नियुक्त होते हैं, और राजनीतिक स्थिति अलग है जिसमें राजनेता आ गए। जो राजनेता हैं वो 5 साल के लिए हमारे यहाँ पर चुने जाते हैं और उनके दल की सरकार जब तक बनी रहती है तब तक वो कार्यरत रहते हैं। लेकिन इन दोनों में बदलाव है, यानी कि इंग्लैंड की व्यवस्था में और हमारे यहाँ पर एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि इंग्लैंड की जो व्यवस्था है वहाँ पर राजनीतिक कार्यालय के जो भी मंत्री हैं वो सिविल कार्यालय के लोगों पर अपना दबाव नहीं बनाते, बल्कि वो नियम के अनुसार कार्य करने की बात करते हैं या चलती है। और सिविल कार्यालय के जो लोग हैं या सिविल कार्यालय के जो कर्मचारी हैं, सिविल कर्मचारी हैं, वो अपना काम नियम के अनुसार करते रहते हैं। जबकि अपने देश में जो सिविल कर्मचारी हैं उनके ऊपर राजनीतिक दबाव बना रहता है, वहाँ पर पक्षपात की स्थिति बनी रहती है।
इस ओर लेखक ने इंगित किया है। उसी क्रम में आगे देखिएगा, कि मुझे स्पष्ट रूप से एक अनुभव याद आ रहा है जो मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वाइसराय के नाम दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या क्लब है। ऐसे एक ही वाइसराय या गवर्नर जनरल हैं जिनके नाम कोई स्ट्रीट या और कोई दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी ही देख रेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा, ये बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उनका ही नाम नहीं है। यहाँ पर जो लेखक है वो अपने जीवन का उदाहरण देते हैं, और वो उदाहरण भी यानी कि जो वाइसराय या फिर यूँ कहें गवर्नर जिनका नाम था लिनलिथगो, और उनके जो सेक्रेटरी थे वो सेक्रेटरी लेखक के मित्र हैं। यहाँ पर वो ये बात कहते हैं कि यहाँ यानी कि भारत में, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे यानी कि जो गवर्नर आए हैं उनके नाम पर किसी न किसी संस्था का नाम है, या फिर यूँ कि उनके नाम पर कोई संस्था या फिर किसी गली आदि का नाम है, अर्थात नामकरण किया गया है। एक ऐसे सिर्फ लॉर्ड लिनलिथगो ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं या गवर्नर रहे हैं जिनके नाम पर कोई संस्था या गली का नाम नहीं है, और इसके लिए वो उनसे आग्रह करते हैं। यहाँ पर लेखक जो बात आगे कहना चाह रहा है वो देखिएगा आगे। मैंने कहा, मैं विचार करूँगा। उन दिनों मैं जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम H.C. प्रायर था और जो एक यूरोपियन था, कहा, प्रायर महाशय, वाइसराय के सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही, क्या तुम समझते हो? अब यहाँ पर जो बात है, लेखक अपने सेक्रेटरी से ये बात कहता है जिनका नाम H.C. प्रायर था। उनको वाइसराय के या यूँ कहें लॉर्ड लिनलिथगो के जो सेक्रेटरी थे उनके द्वारा कही गई जो बात है, और वो बात उन्हें कहते हैं। लेखक कह रहा है कि इस संबंध में हम कुछ बात कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि उसने उत्तर दिया होगा? उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है, लेकिन उन दिनों ये संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय करना। उसका ये काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले। ये बात महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो लेखक है वो इसी बात को समझाना चाह रहा है कि इंग्लैंड की बात करें और जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन था उस समय की बात करें तो भी हमारे ऊपर यानी कि इस तरह की जो व्यवस्था थी वो थोपी हुई नहीं थी। कहने का तात्पर्य कि जो सिविल कर्मचारी है उस पर राजनीतिक कर्मचारी का दबाव नहीं था, वो अपने अनुसार निर्णय ले सकते थे। जैसे कि लेखक के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने स्पष्टता से ये बात कह दी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि आज के दिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। आज जो सिविल कर्मचारी है उसके ऊपर जो राजनेता हैं उनका पूर्ण दबाव बना रहता है और वो उस कार्य को भले चाहे गलत क्यों ना हो, राजनेता अपने पक्ष में करवाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी यानी कि जो
लेखक है उसकी एक बात हमारे सामने आती है कि सरकार जो कार्य कर रही है, सरकार का तात्पर्य यहाँ पर सिविल कर्मचारी से है कि जो अपने नियमानुसार काम कर रहा है वो उसके ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं बनाना चाहिए, जो कि हमारे देश में ये ऐसा हो रहा है। और ये एक बुराई है कि राजनेताओं के द्वारा जो जितने भी बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी जो वर्ग है, उसके ऊपर अपना दबाव वो बनाए रखते हैं और अपने पक्ष में कई बार गलत निर्णय भी या गलत काम भी करवाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा कि मुझे लगता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। लेखक यहाँ पर वही बात दोहरा रहा है कि उस समय हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी कि सिविल कर्मचारी पर राजनीतिक कर्मचारी या राजनीतिक कार्यालय का दबाव नहीं होता था। आज हमारे ऊपर ये दबाव बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम इस परंपरा से, इस रीति से हम दूर चले जाएं और जो राजनीति है वो सरकारी कर्मचारी पर पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाए और जनता के अनुरूप या जनता के हित में निर्णय न दे करके अपने हित में ज़्यादा से ज़्यादा फैसले लेने के लिए वो मजबूर ना कर दें। लेखक यहाँ पर आगे कह रहा है कि मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त आवश्यक है वह है कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार है, कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज़ को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थिपंजर मात्र है। इंग्लैंड में यह बात विधान की मर्यादा कहलाती है और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही हैं मैं आपको बताऊं। यहाँ पर लेखक ने जो बात कही है, चौथा जो बिंदु बताया है, वो चौथा बिंदु बताया विधान संबंधी नैतिकता का पालन। और विधान संबंधी नैतिकता का पालन का तात्पर्य है कि जो नियम बना हुआ है उस नियम का हम स्वयं अपनी आत्मा से, अपनी नीति के आधार पर उनका पालन करें। अर्थात जो नियम बना हुआ, जो कानून बना हुआ, उसके अनुसार हम चलें। किसी दूसरे के प्रति हमारे मन में किसी तरह का कोई द्वेष भाव ना हो, या फिर जो देश है उसकी जो भी संपत्ति है या जो उसके नियम कानून कायदे उसके लिए जो बनाए गए हैं उनका सभी जो लोग हैं वो अपने मन से पालन करें, बल्कि इस रूप में नहीं कि उनसे ज़बरदस्ती पालन करवाया जाए। लेखक यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में कानूनी व्यवस्था है और उसे हम सभी विधान संबंधी नैतिकता भी कहते हैं, लेकिन उसका सिर्फ अस्थिपंजर, कंकाल मात्र है, एक ढांचा मात्र होकर के रह गया है। और इंग्लैंड में जो ये बात आ रही है वहाँ पर ये विधान की मर्यादा कहलाती है। अर्थात वहाँ पर नैतिकता संबंधी जो पालन है वो होते हैं, या विधान संबंधी जो नैतिकता है उसका पालन होता है। अब विधान संबंधी नैतिकता का जो तात्पर्य है, इस बात को हम यूँ भी कह सकते हैं कि संविधान में जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं उन नियम कानून कायदों का हम अपने हृदय से पालन करें, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे। जबकि कई बार हम कानून का उल्लंघन कर देते हैं, जो विधान के या संविधान के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करते रहते हैं। यानी सिद्धांत में तो है ये चीज़, लेकिन व्यवहार में वो लागू नहीं होती। हम स्वयं पर अपने व्यवहार में भी उसको लागू करें, ये बात यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है। आगे उसी क्रम में लेखक कह रहा है कि मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उस समय उनका नेता वाशिंगटन था। ये कहने से कि वाशिंगटन उनका नेता था, अमेरिकी जीवन में जो उसका वास्तविक स्थान था
हमें स्पष्ट नहीं होता। वाशिंगटन उनका देवता था, वाशिंगटन उनका भगवान था। यदि आप उसका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वाशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ, उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। यहाँ पर लेखक ने विधान संबंधी नैतिकता के पालन के संदर्भ में उदाहरण दिया कि जो 13 अमेरिकी जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों ने ब्रिटेन के खिलाफ यानी कि बगावत कर दी, और जैसे ही उन्होंने यानी कि बगावत की तो इनका जो प्रतिनिधित्व करने का जो कार्य किया वो वाशिंगटन ने किया था। और ये जो उपनिवेशी थे उन्होंने वाशिंगटन को अपना परमात्मा, देवता, भगवान वो सब कुछ मानते थे। और जैसे ही यानी कि उनका अपना देश बना, या फिर यूँ कहें कि उनको आज़ादी मिली, उनका अपना विधान बना, संविधान बना, उसके अनुसार जो प्रथम जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वो वाशिंगटन को चुना गया। यहाँ पर जो विधान संबंधी नैतिकता का पालन करने वाली जो बात है ना, वो इस बात से स्पष्ट होती है कि एक नियत समय के लिए जो वाशिंगटन हैं वो अपने पद पर बने रहे, लेकिन जैसे ही यानी कि उनके पद की समयावधि समाप्त हुई और दूसरी बार जब वहाँ के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि नहीं, इस बार भी आपको ही राष्ट्रपति पद पर बने रहना चाहिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अर्थात उनके मन में किसी तरह की कोई लालसा नहीं थी, बल्कि वो ये चाह रहे थे कि इस पद पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठना चाहिए, सत्तारूढ़ होना चाहिए, ताकि वो लोगों का और नए तरीके से या नया लाभ उनको दे सके। अब यहाँ पर ये जो बात है वो हमारी शासन व्यवस्था पर या हमारे देश में भी ये चीज़ एक अलग प्रकार से देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर जो जितने भी राजनेता हैं और वो राजनेता जैसे ही यानी कि राजनीतिक पार्टी में आ जाते हैं और एक निश्चित मंत्री पद तक पहुँच जाते हैं या किसी पद तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद में उस कुर्सी को छोड़ने की बात ही नहीं करते। यहाँ तक कि वो अपनी कुर्सी के माध्यम से भाई भतीजावाद है वो करने लगते हैं, अपने परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को राजनीति में लाना चाहते हैं और वहाँ पर अपना जमावड़ा स्थापित कर लेते हैं। इसको विधान संबंधी नैतिकता का पालन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये था कि अगर वो एक बार इस तरह से सत्ता में आ गए तो उनको फिर वो पद त्याग देना चाहिए। मान लीजिए कि एक बार कोई मुख्यमंत्री बन गया तो उसके बाद में वो बार बार वो स्वयं ही मुख्यमंत्री के पद पर बना रहे, ऐसी लालसा उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आ गया हर बार, यानी वही प्रधानमंत्री ही यानी कि बनने का इच्छुक है, तो वो बात गलत है। वहाँ पर उसे विधान संबंधी नैतिकता का पालन नहीं कर सकते। वहाँ पर यानी किसी दूसरे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और यही लेखक ने इस बात का उदाहरण दिया कि जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन थे, उन्होंने दूसरी बार इस पद पर रहने से मना कर दिया था। आगे देखिएगा, मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि यदि वाशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता, लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसका उत्तर था कि प्रियवर, आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। हमने ये विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते थे, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते थे, हम कोई अनन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते थे। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष प्रतिकाल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे, तो फिर आपके सिद्धांतों का क्या होगा। यहाँ पर जो लेखक है वो यही बात कहना चाह रहा है कि ये विधान संबंधी नैतिकता का पालन हमें करना चाहिए। हर बार यानी कि लोगों के द्वारा उन्हें ही अगर राष्ट्रपति पद पर स्थापित किया गया तो फिर इससे बढ़िया तो यानी कि जो इंग्लैंड की सरकार थी या ब्रिटिश शासन था वो ही ठीक था। भाई बात यहाँ पर यही तो थी कि हमें कोई यानी कि जो तानाशाह है शासक
नहीं चाहिए, डिक्टेटर जो शासक है वो नहीं चाहिए, या वंश परंपरागत जो राजा है वो नहीं चाहिए, हमें पैतृक शासन की जो स्थिति है वो नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई। और अगर ऐसी स्थिति बनी रही कि हर बार जो प्रेसिडेंट के पद पर है कि वाशिंगटन को अर्थात उन्हें ही अगर बनाए रखना था, तो फिर इंग्लैंड की शासन व्यवस्था और उनके शासन में क्या अंतर रह गया। इसलिए वो यहाँ पर इस विधान संबंधी नैतिकता के पालन की बात समझाते हैं। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बना देते हैं, तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है। उसने कहा, आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव डालने पर मजबूर हों, लेकिन जब मैंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक बार और खड़े होने के लिए राजी कर दिया। यहाँ पर लेखक उसी बात को ही कह रहा है कि उनके द्वारा बार बार जब आग्रह किया गया तो भी यानी वो नहीं माने, फिर भी उन लोगों ने प्रेसिडेंट बनने के लिए उन पर दबाव डाला या उन्हें मजबूर किया, तो फिर क्या है कि वो एक बार फिर बन जाते हैं। हालांकि वो इस बात को कहते हैं कि हमें वंशानुगत जो शासन है वो नहीं चाहिए, और उनकी जो भक्ति भावना के वशीभूत होकर के भी दूसरी बार उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी उनका जो स्नेह था, उस स्नेह के कारण वो दूसरी बार खड़े हो जाते हैं और उन्हें राजी भी कर दिया जाता है। उन्होंने मान लिया, लेकिन इस बार भी वे फिर आग्रह करने गए तो उसने धत्ता बता दिया। कहने का तात्पर्य है, दूसरी बार तो उन्होंने मान लिया, लेकिन तीसरी बार फिर गए तो उन्होंने इस बात को धत्ता बता दिया, अर्थात इनकार कर दिया और उन लोगों को वहाँ से भगा दिया। लेखक कह रहा है कि मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था, उस समय वहाँ बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपने पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, जब वह यह भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। श्री बाल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोधी था। यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण देते हुए उन्होंने यानी कि विधान संबंधी नैतिकता के पालन में ही ये बात कही है इन्होंने कि भाई जो 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर थे, और लेखक का ये भी मानना है कि उस समय गोल में जो सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई थी, तो उसमें वो उपस्थित थे। वहाँ पर एक बड़ा विवाद चल रहा था और एक विवाद इस विषय पर था कि राजा जो है एक सामान्य स्तर की स्त्री से विवाह करे, शादी करे, कि शादी करने का उसे अधिकार है, और जबकि ये भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं, और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। क्या उसे अपने पद को छोड़ना पड़ेगा? यहाँ पर लेखक यही बात करें कि उस समय जो बाल्डविन थे, श्री बाल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने के विरोधी थे। जो बाल्डविन थे वो प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं, बाल्डविन बादशाह, ये एक व्यक्ति नहीं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। बाल्डविन प्रधानमंत्री है और बादशाह यानी कि जो वहाँ का शासक है, तो वो उनके विचारों के समर्थक नहीं थे, विरोधी थे। उसी क्रम में ये कह रहे हैं कि वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता
उसने कहा यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। हमारा एक मित्र 8वें एडवर्ड का मित्र था, वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था, उनका बहुमत न था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर श्री बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। यहाँ पर जो लेखक है वो इसी क्रम में आगे बात ये कहना चाह रहा है कि बाल्डविन प्रधानमंत्री और वहाँ का जो शासक बादशाह, उन दोनों के मध्य मतभेद थे। यहाँ पर ये बात वो कहना चाह रहा है कि उस समय जो मजदूर दल था वो उनके विरोध में था, उनका बहुमत भी नहीं था। यहाँ लेखक कह रहा है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर श्री बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, प्रधानमंत्री जो बाल्डविन थे उनको हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। यहाँ पर यह काम हो सकता था। कहने का मतलब विधान संबंधी नैतिकता का वहाँ पर क्या रिजल्ट निकलता है, इस बात को लेखक प्रस्तुत करना चाह रहा है। उसी क्रम में आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है, लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की, ये विचारक थे, चिंतक थे। प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड, ये उनकी पुस्तक का नाम है, हेराल्ड उनकी पुस्तक का नाम है। हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा, हमारी ये परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बाल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया। कहने का मतलब मजदूर दल उस समय विरोधी पक्ष में था और जो बाल्डविन बादशाह के विरोधी थे, वहाँ पर अगर चाहते तो जो बाल्डविन है उनको हरा सकते थे, लेकिन वहाँ विधान संबंधी नैतिकता की बात ही आ गई। उन्होंने नैतिकता का पालन किया। जो मजदूर दल था उन्होंने नैतिकता का पालन करते हुए वहाँ पर ये जो बाल्डविन है उनको यानी कि हराने की कोशिश नहीं की। ये यहाँ उन्होंने नैतिकता संबंधी जो बात है उसका पालन किया है। लेखक भी यहाँ पर यही बात कह रहा है कि कभी भी जो राजनीतिक कार्यालय के जो व्यक्ति और जो प्रशासनिक कार्यालय के जो व्यक्ति हैं, यानी कि प्रशासनिक कार्यालय पर राजनीतिक कार्यालय का दबाव नहीं होना चाहिए, उनको यानी कि स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विधान संबंधी नैतिकता का पालन करना चाहिए। ये बात यहाँ पर इन्होंने कही है। आज के इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे फिर हम नए वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।